हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा को, है ना। तो देखिए ये चैप्टर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। वेक्टर अलजेब्रा हो गया, 3D हो गई, स्ट्रेट लाइन हो गई, जो ज्योमेट्री का पोर्शन है ये एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है ना, काफी अधिक संख्या में। तो वहीं अगर हम देखें अपने प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को, तो उसमें देखिए हमारे इसी चैप्टर किसका, वेक्टर अलजेब्रा का, इसका वेटेज रहा है कितना, 4.26%। कितना बेटा, 4.26% है ना। ओके, तो ये देखिए अगर हम ईयर 2024 की बात करें तो इससे अगेन दो क्वेश्चन पूछे गए। 2023 में से एक क्वेश्चन, 2022 में से अगेन एक क्वेश्चन, एंड 2021 में से एक क्वेश्चन पूछा गया, 2020 में से एक क्वेश्चन ही पूछा गया। लेकिन अगर हम इसकी डिफिकल्टी लेवल की बात करें, है ना, इन सभी में, तो देखिए लगभग इससे इस चैप्टर से इजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मींस जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड है ना। टॉपिक्स अगर हम देखें तो आसान टॉपिक्स हैं, जैसे कि अलजेब्रा ऑफ वेक्टर हो गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, या फिर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर हो गया, फिर डॉट प्रोडक्ट, है ना। इन जैसे ऑपरेशन से हमसे आसान क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बस लैंग्वेज, है ना, लैंग्वेज तो होती है हमारे एग्जाम में, तो वो सब बातें हैं। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज के लेक्चर में सबसे पहले हम जानेंगे वेक्टर्स क्या होते हैं और साथ ही साथ स्केलर्स क्या होते हैं, है ना। इसे हम बस इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद हम वेक्टर्स के टाइप्स के बारे में बात करेंगे और फिर हम मूव करेंगे जहां पर हम जानेंगे कि वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये सब क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है। उसके बाद हम इन्हीं पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स इसके बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। देन वी मूव टू एंगुलर बाइसेक्टर, है ना। एंगुलर बाइसेक्टर के बारे में बात करेंगे और इसके बाद हम पोजीशन वेक्टर्स को देखेंगे, ये क्या होते हैं, समझेंगे इन्हें। देन हम बात करेंगे यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन 2D एंड 3D, है ना। देन हम मूव करेंगे जहां पर हम जानेंगे वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। किसके बारे में, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, ये क्या होता है। और उसके बाद हम जानेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है ना, क्या ऑपरेशन उसमें लगते हैं। देन वी मूव टू टेट्राहेड्रन एंड इट्स वॉल्यूम, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम, है ना। और उसके बाद हम जानेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ये क्या होता है, समझेंगे हम। देन वी मूव टू व्हाट, लीनियर कॉम्बिनेशन एंड लीनियर इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस, है ना। किसी वेक्टर के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर इंडिपेंडेंस एंड लीनियर डिपेंडेंस, ये क्या होता है, इनमें क्या रिलेशन है, क्लियर है। तो इन्हें हम एक करके डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो शुरुआत करते हैं वेक्टर एंड स्केलर के साथ। यहाँ पर देखिए, तो हम सभी जानते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज है ना, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हम देखते हैं अपने आसपास, उन्हें हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहली पहली जो कि स्केलर क्वांटिटी, दूसरी है वेक्टर क्वांटिटी, है ना। अच्छा, और यहाँ पर देखिए इन क्वांटिटीज में ऐसी क्वांटिटीज जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है ना, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम बोलते हैं स्केलर। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज है जिसमें जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है ना। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, जैसे कि वेलोसिटी। आप पूछोगे कि हम, मैंने बोल दिया वेलोसिटी मतलब कि उस कार की वेलोसिटी इतनी है, तो आप बोलोगे अच्छा वेलोसिटी इतनी है तो वो किस डायरेक्शन में जा रही है ना। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात आ गई, क्लियर है। तो ऐसी क्वांटिटीज को बोलते हैं वेक्टर्स। क्या बोलते हैं, वेक्टर्स, है ना। तो अब देखिए अगर हम स्केलर्स को डिफाइन करें यहाँ पर, है ना, जिसमें कि डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। अभी हम स्केलर की बात कर रहे हैं जिसमें कि ऐसी क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, मतलब कि जैसे कि हम ले लें किसी बॉडी का मास, है ना, किसी बॉडी का मास या वेट, तो इसमें हमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। या फिर हम किसी भी फ्लूइड का वॉल्यूम ले लें, इसमें भी हमें किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। आप नहीं बोलोगे कि फ्लूइड का वॉल्यूम किस डायरेक्शन में है ना, ये तो नॉनसेंस टाइप की बात होगी। या फिर हम डेंसिटी ले लें कि ये फ्लूइड इतना डेंस है ना, इसमें कोई भी डायरेक्शन वाली बात नहीं है। फिर हम टेम्परेचर ले लें या फिर किसी के द्वारा किए गए काम को ले लें, इन क्वांटिटीज में डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, क्लियर है। अब समझिए, अब बात आ रही है देखिए वेक्टर्स की। जैसे कि मैंने पहले भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि वेक्टर वे क्वांटिटीज हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरी हो जाती है ना। जिन्हें डिफाइन करने के लिए ऐसी क्वांटिटीज, जिन्हें डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। अच्छा, अब ऐसी क्वांटिटीज क्या क्या है, जैसे कि मैंने बात की डिस्प्लेसमेंट, है ना। आप बोलोगे कि एक क्वांटिटी यहाँ से यहाँ तक गई, है ना, किस डायरेक्शन में, आप पूछोगे किस डायरेक्शन में गई। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या कि मैग्नीट्यूड मतलब कितना गई, इसके साथ साथ किस दिशा में गई, इन दोनों चीजों की जरूरत है ना। दोनों चीज चाहिए इसके लिए।
अगर हम इसे डिफाइन कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को, तो हमें दोनों चीज चाहिए, या फिर वेलोसिटी, जैसे कि वो कार वाला एग्जांपल था, या फिर एक्सीलरेशन, है ना। अगर मान लीजिए आप बाइक को एक्सीलरेट कर रहे हैं तो पूछा जाएगा कि आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और किस डायरेक्शन में आप इसे एक्सीलरेट कर रहे हैं, है ना। या फिर हम ले लें मोमेंटम को, है ना, या फिर वेट, क्योंकि आप जानते हैं कि वेट हमेशा डाउनवर्ड डाउनवर्ड काम करता है। या फिर हम ले लें फोर्स, मतलब फोर्स में होगा क्या कि मान लीजिए हम किसी भी ब्लॉक को धक्का दे रहे हैं, तो पूछा जाएगा कि आप किस डायरेक्शन में उसे धक्का दे रहे हैं, है ना, कि वहां पर आप धक्का दे रहे हैं, किस अमाउंट में धक्का दे रहे हैं, साथ साथ किस डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं, दोनों बातें जरूरी है। तो अगली क्वांटिटी होगी फोर्स, है ना। तो ये सारे सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे वेक्टर क्वांटिटीज के। क्लियर। यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड होना इस क्वांटिटी को ठीक से डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, तभी हम इस क्वांटिटी को प्रॉपरली डिफाइन कर पाएंगे। समझिए ना। तो वेक्टर और स्केलर में यही अंतर है क्या, कि अगर हम स्केलर को देख रहे हैं तो मैग्नीट्यूड से हमारा पूरा पूरा काम हो जा रहा है ना, मैग्नीट्यूड से हमारा काम हो जा रहा है। यहाँ पर हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही। लेकिन वे क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, डायरेक्शन नेसेसरी हो जाती है, क्या बोलेंगे उन्हें? यस, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। नेक्स्ट। अच्छा, अगर हम किसी वेक्टर क्वांटिटी, ये चैप्टर है हमारा वेक्टर अलजेब्रा, तो इसमें जिन क्वांटिटीज के बारे में हम बात करेंगे वो है वेक्टर क्वांटिटीज, है ना। तो यहाँ पर देखिए हम एक लाइन सेगमेंट को ले लेते हैं, जो कि मान लीजिए कि कोई वेक्टर है ना। तो अब अगर हम इसके एंड पॉइंट ए बी की फॉर्म में लें, तो ए बी एंड दिस एरो, है ना, दिस एरो, अगर हम ए बी के ऊपर इस एरो को लगा दें तो ये हमारी इस लाइन सेगमेंट को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा, है ना। या फिर अगर हम इस ए बी को लिख सकते हैं सिंपली ए के फॉर्म में, है ना। या फिर कहीं कहीं राइटर लगते हैं ऐसे बोल्ड ए के फॉर्म में, है ना, ए को ही बोल्ड कर दिया, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। नेक्स्ट। अच्छा, मैग्नीट्यूड क्या है? अगर हम इसी लाइन सेगमेंट के केस में देखें तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? इसकी लेंथ, है ना, इसी लाइन सेगमेंट की लेंथ, इसे हम क्या बोलेंगे? इसका मैग्नीट्यूड। तो अब अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है यहां से, ओके, अब देखिए यहां से, तो मैग्नीट्यूड समझ लिया, डायरेक्शन समझ ली, किस डायरेक्शन में थी वो। अब बात आ रही है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। किसकी? टाइप ऑफ वेक्टर्स की। तो पहले समझिए, पहला टाइप है इसमें नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड से हम इसे डिफाइन कर लेंगे, ऐसा वेक्टर जिसके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं, मतलब एक ही पॉइंट, है ना, एक ही इनिशियल पॉइंट, एक ही टर्मिनल पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं होगा, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा जीरो होगा, क्योंकि लेंथ कुछ है ही नहीं। जो इनिशियल पॉइंट है वही टर्मिनल पॉइंट हो गया, लेंथ कुछ बनी ही नहीं। तो ऐसे वेक्टर को हम बोलेंगे व्हाट? जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। और इसे देखिए, जो डिनोट करते हैं हम, वो भी जीरो से डिनोट करते हैं। किससे? जीरो से। क्लियर है। नेक्स्ट है, अब देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर की, है ना, यूनिट वेक्टर की। आप सभी समझ गए होंगे यूनिट से हमारा मतलब है वन। तो वन क्या क्या वन लेंगे? तो एक ही क्वांटिटी है, डायरेक्शन तो वन हो नहीं सकती, क्या वन होगा? मैग्नीट्यूड। मतलब कि ऐसे वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड का मान वन के इक्वल होता है, क्या? जिसके मैग्नीट्यूड का मान वन के इक्वल होता है, ऐसे हम क्या बोलेंगे? एवरीवन। यस, यूनिट वेक्टर, है ना। अच्छा, अगर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन दें, अगर हम इसी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन निकालें, तो इस डायरेक्शन को हम डिफाइन करते हैं किससे? वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। और यहां से इस वेक्टर को किसे? यूनिट वेक्टर को सिंपली हम डिनोट करते हैं ए पर कैप लगाकर, है ना। ए पर हमने कैप लगा दी, तो ये हमें मिल गया इसके यूनिट वेक्टर की वैल्यू। और यूनिट वेक्टर ए की वैल्यू वेक्टर ए अपॉन उसके मॉडुलस, अपॉन जब हम वेक्टर ए को उसके मॉडुलस से डिवाइड करेंगे तो हमें उस यूनिट वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? इज इट क्लियर? ओके। अब देखिए, अगर यूनिट वेक्टर, यही यूनिट वेक्टर जो हमने डिफाइन करे हुए हैं, क्या? वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ये डिफाइन किया ना। अगर यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस के पैरेलल है, तो क्योंकि इसकी जरूरत हमें बार बार पड़ेगी, है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के पैरेलल वेक्टर्स की जरूरत हमें बार बार पड़ेगी, तो हमने इनके लिए एक स्टैंडर्ड नोटेशन का यूज किया, जिसे हमने आई जे के का नाम दिया। तो कहीं पर भी अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल आपसे यूनिट वेक्टर पूछा जा रहा है तो इसकी वैल्यू हमेशा आई होगी।
इसी तरीके से बाई एक्सिस की पैरेलल हमें मिलेगा जे, और बिल्कुल इसी तरीके से जेड एक्सिस की पैरेलल जो यूनिट वेक्टर होगा उसकी वैल्यू मिलेगी हमें के, है ना, क्या मिलेगी, के। क्लियर, इज इट क्लियर? ओके, तो अभी हमने यूनिट वेक्टर समझ लिया। अब बात आती है लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, है ना। लाइक और अनलाइक मीन्स लाइक से समझ सकते हो कि सेम वेक्टर तरीके से। तो वेक्टर्स में दो ही चीजें हैं, क्या, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, है ना, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मान लीजिए लाइक वेक्टर क्या होंगे बताइए। यस, यहाँ पर केवल हम डायरेक्शन के केस में लेंगे, है ना। तो ऐसे वेक्टर जो कि सेम डायरेक्शन में होते हैं, जो कि सेम डायरेक्शन में होते हैं, वो एक ही तरह के, है ना, एक ही कैटेगरी में रखते हैं सेम। मैग्नीट्यूड अगर सेम हो जाएगा तो वो इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। क्लियर, तो लाइक और अनलाइक में केवल यही है डायरेक्शन का। तो पहली चीज ये है कि लाइक वेक्टर वही वेक्टर हैं जिनकी जो कि सेम डायरेक्शन में होते हैं, है ना, और अनलाइक वेक्टर वही हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में। एक वेक्टर अगर यहाँ इस तरीके से इस डायरेक्शन में जा रहा है, मान लीजिए कि वेस्ट में जा रहा है, तो दूसरा ईस्ट में जाएगा, है ना। क्लियर, नेक्स्ट। ओके, अब देखिए इक्वल, इक्वल अगर आ गया तो आप समझ ही गए क्या कि दोनों चीजें, कि दोनों सेम होंगे ना, रेप्लिका टाइप की एक दूसरे की। तो दो वेक्टर ए और बी, ये दोनों ही, इन दोनों को ही हम इक्वल बोलेंगे कब, दो वेक्टर ए और बी इक्वल होते हैं कब, जब दोनों का मैग्नीट्यूड साथ ही साथ डायरेक्शन दोनों ही इक्वल होते हैं। क्या, मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी इक्वल होती है। अगर हम लाइन के केस में लें तो जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो गया, अगर हम मान लीजिए वेक्टर को लेंथ के केस में ले रहे हैं, लाइन के केस में ले रहे हैं, तो जो इसकी लेंथ है वही हमारा मैग्नीट्यूड है। अगर दो वेक्टर्स की लेंथ सेम है और ये वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में, तो कैसे, यस, इक्वल वेक्टर हो जाएंगे, है ना। ओके, अब देखिए, अब बात आ रही है, देखिए कोलिनियर वेक्टर और नॉन कोलिनियर, है ना, दोनों ही टर्म सेम है। तो हमने कोई सी एक लाइन ले ली, हमने कोई सी एक लाइन ले ली, यहाँ पर कंसिडर कर ली। तो अगर इसी लाइन पर, इसी लाइन पर, इसी लाइन के पैरेलल हमें दो वेक्टर मिल रहे हैं, तो ये कोलिनियर, है ना। इसी एक लाइन के पैरेलल अगर हमें दो वेक्टर मिल रहे हैं तो कोलिनियर वेक्टर या फिर पैरेलल वेक्टर कहेंगे इन्हें हम। और अगर ये एक ही लाइन के पैरेलल नहीं है तो नॉन कोलिनियर, क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। अच्छा, अब मान लीजिए हमारे पास ए और बी दो वेक्टर्स हैं, है ना। अगर हमारे पास ए और बी दो वेक्टर्स हैं और ये दोनों ही वेक्टर कोलिनियर है, मतलब कि एक लाइन, एक वेक्टर दूसरे के पैरेलल है एक तरीके से, ये मान लो आप, है ना। तो ए हमें मिलेगा कुछ, ए मिलेगा समथिंग इनटू बी, मतलब कि ए सेम डायरेक्शन में है, बस मैग्नीट्यूड में अंतर है ना। तो ए इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा टाइम्स बी, है ना। लैम्डा कोई सा रियल नंबर हो सकता है इसमें। कंडीशन याद रखिए क्या, कि अगर दो वेक्टर्स ए और बी कोलिनियर हैं तो ए हमेशा ही लैम्डा टाइम्स बी के फॉर्म में होगा, मतलब कि ए लैम्डा के, ए हमेशा ही वेक्टर बी के स्केलर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होगा। क्लियर है? अच्छा, अब मान लीजिए हमारे पास कोई दो वेक्टर है ना। अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं तो इन दोनों ही वेक्टर को हम को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। कब, इनिशियल मीन्स शुरुआती पॉइंट, है ना। इनके, इन दोनों ही वेक्टर के शुरुआती पॉइंट अगर सेम हो, इन दोनों ही वेक्टर के अगर शुरुआती पॉइंट जहां से शुरू हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, अगर ये दोनों ही पॉइंट सेम हो गए तो इस तरह के वेक्टर को हम बोलते हैं व्हाट, को इनिशियल वेक्टर। क्लियर? अच्छा, अगला पॉइंट है हमारे पास क्या, को टर्मिनस, को टर्मिनस वेक्टर, को टर्मिनस या फिर कई बार बोलते हैं लोग को टर्मिनल, है ना। तो को टर्मिनस वेक्टर क्या होगी, आप समझ ही पा रहे हैं, टर्मिनल का मतलब होता है फिनिश होना, अंत होना, है ना। ऐसा पॉइंट जहां पर चीजें रुक रही हैं, अंत हो रहा है जिनका। तो ऐसे वेक्टर्स जो कि सेम पॉइंट पर फिनिश होते हैं या फिर सेम पॉइंट पर टर्मिनेट होते हैं, है ना, या फिर जिनका टर्मिनल पॉइंट सेम होता है, मतलब कि उसी सेम पॉइंट पर रुक रहा है हमारा वेक्टर, तो ऐसे दो वेक्टर को हम बोलेंगे व्हाट, को टर्मिनस वेक्टर। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला देखिए। अब मान लीजिए हमने एक सिस्टम ऑफ वेक्टर्स ले लिया, क्या लिया हमने, हमने एक सिस्टम ऑफ वेक्टर्स ले लिया जहां पर कई सारे वेक्टर्स हैं और इन सभी वेक्टर्स को हम बोलेंगे कोप्लेनर। क्या बोलेंगे, कोप्लेनर। अगर, अगर ये सभी वेक्टर्स, अगर ये सभी वेक्टर्स एक सेम प्लेन के पैरेलल हैं, है ना, एक सेम प्लेन के पैरेलल हैं और ये सभी एक सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, है ना, और ये सभी एक सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, क्या बोलेंगे ना हम, कोप्लेनर वेक्टर। क्लियर?
और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसी कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही है, तो क्या बोलेंगे ना, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, है ना, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। क्लियर है सभी को? इज इट? नेक्स्ट अगला है, देखिए इसमें बोला जा रहा है द वेक्टर्स व्हिच हैज द सेम मैग्नीट्यूड एज द गिवन वेक्टर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। अब देखिए टाइप ऑफ वेक्टर्स में अगला है हमारे पास क्या, कि ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है, इसे हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। मतलब कि अगर हम एक वेक्टर ए ले रहे हैं, है ना, और इसका मैग्नीट्यूड एक ऐसे वेक्टर के सेम है जिसकी डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट है, तो इसे बोल देंगे नेगेटिव ऑफ ए। क्या बोलेंगे? नेगेटिव ऑफ ए। क्लियर है? मतलब ए का नेगेटिव, और इसे हम डिनोट करते हैं नेगेटिव ए से। किससे? माइनस ए से या फिर नेगेटिव ए से। ओके, अब देखिए अगर मान लीजिए कोई वेक्टर दिया हुआ है और मान लो वो वेक्टर है वेक्टर ए। क्लियर है? हमने मान लिया कि वो वेक्टर वेक्टर ए, तो उसी डायरेक्शन में अगर हम एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड उस दिए गए वेक्टर के रेसिप्रोकल हो, है ना, उसी दिए गए वेक्टर के रेसिप्रोकल हो, तो उससे हम रेसिप्रोकल ऑफ ए वेक्टर कहेंगे। क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकल ऑफ ए वेक्टर। क्लियर है? और उसको हम ए की पावर -1 यानी ए इनवर्स इससे डिनोट करेंगे। मतलब कि अगर डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड एक दूसरे का रेसिप्रोकल फॉर्म में, किस फॉर्म में? एक दूसरे के रेसिप्रोकल फॉर्म में, तो ऐसे वेक्टर को हम बोलेंगे व्हाट? रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर ए। क्लियर है? नेक्स्ट अच्छा, अब देखिए अगर हमारे पास एक ऐसा वेक्टर हो, ऐसा वेक्टर दिया गया हो जो कि दिए गए वेक्टर के पैरेलल हो। कैसा हो? जो कि एक दिए गए वेक्टर के पैरेलल हो, है ना। और यहां ध्यान रखिए कि इसे हम एक एक विशेष पॉइंट, है ना, विशेष पॉइंट जो कि स्पेस में है हमारे पास, है ना, उससे उसे हम बोलते हैं व्हाट? लोकलाइज वेक्टर। क्या बोलेंगे? लोकलाइज वेक्टर। क्लियर है? नेक्स्ट अब देखिए अब बात आ रही है, हमने स्पेस में कुछ ऐसे वेक्टर्स ले लिए, है ना, हमने स्पेस में कुछ ऐसे वेक्टर ले लिए जिनके इनिशियल पॉइंट को हमने पहले डिफाइन ही नहीं किया। हमने यहाँ पर इनिशियल पॉइंट को स्पेसिफाइड नहीं किया कि ये कहाँ शुरू हो रहे हैं, कहाँ कहाँ है ना। तो ऐसे वेक्टर्स जिनके इनिशियल पॉइंट्स को हमने स्पेसिफाइड ही नहीं किया हुआ है, ऐसे वेक्टर्स को बोलेंगे हम फ्री वेक्टर्स। क्या बोलेंगे? फ्री वेक्टर्स। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए अब बात आ रही है क्या, कि जब हम एक पार्टिकल को पॉइंट ए से एक दूसरे पॉइंट बी पर डिस्प्लेस करते हैं, हम एक वेक्टर को पॉइंट ए से एक दूसरे पॉइंट बी पर डिस्प्लेस करते हैं, तो यहां से जो डिस्प्लेसमेंट मिला हमें इसका ए बी, है ना, जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्टेंस जो हमें इसका डिस्प्लेसमेंट मिला ए बी, ये भी एक वेक्टर है। हमने एक पॉइंट को हम कहीं दूसरे पॉइंट पर उठा के ले गए, तो जो डिस्टेंस मिली इसकी ए बी, उसे बोलते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए अब मान लीजिए कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, है ना, दो वेक्टर्स हैं, और इन दोनों ही वेक्टर्स को हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। कब बोलेंगे? जब इन दोनों के बीच बनने वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो या फिर राइट एंगल हो। सही बात है दोनों, कि अगर दो वेक्टर हमारे पास ऐसे हैं जिनके बीच बनने वाला एंगल 90 डिग्री का है, दैट मींस दे आर व्हाट? दे आर ऑर्थोगोनल। क्लियर? ओके, अब देखिए अब हम समझेंगे अलजेब्रा ऑफ वेक्टर। तो अलजेब्रा मैंने पहले बताया था कि हम एडिशन की बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की भी बात करेंगे, है ना। तो अब देखिए, अब सबसे पहले हम समझते हैं वेक्टर के एडिशन को, है ना। वेक्टर का एडिशन हम कैसे करते हैं? आप समझ ही पा रहे हैं क्या कि वेक्टर में केवल मैग्नीट्यूड ना होके इसके साथ साथ डायरेक्शन भी है, तो हम इन्हें कैसे ऐड करेंगे? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन वाली बात आ गई, मैग्नीट्यूड होता तो आसानी से हम इसे ऐड कर देते, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन है तो इसके लिए कुछ स्पेशल रूल्स काम करते हैं। उन रूल्स को समझेंगे हम। तो उसमें देखिए पहला रूल है ट्रायंगल लॉ। कौन सा? ट्रायंगल लॉ। तो मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, है ना, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी जो कि ट्रायंगल की कॉन्जुगेटिव साइड्स के रूप में है। तो हमने वेक्टर ए ले लिया, ओ से यहाँ इस पॉइंट तक ए, इसे हमने नाम दिया ए वेक्टर।
तो आपको पता है क्या कि वेक्टर में जो हम एरो लगाते हैं उसे बोलते हैं वेक्टर का हेड, और जो जहां से हम वेक्टर शुरू कर रहे हैं इसे हम बोलते हैं वेक्टर की टेल, है ना, जहां एरो नहीं होता। क्लियर है? तो हमने यहाँ पर दो वेक्टर लिए ए और बी, है ना। ये मान लीजिए कि एक ट्राइंगल की कंजुगेटिव साइड पर लाई कर रहे हैं, जैसे कि फिगर में दिखाए हुए है। और अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, अगर हम इन दोनों ही वेक्टर का एडिशन निकालना चाहें तो हमें क्या मिलेगा, ए प्लस बी, है ना, इस तरीके से ए प्लस बी के फॉर्म में, जिसे हम यहाँ पर इस ट्राइंगल की थर्ड साइड के फॉर्म में दिखाते हैं, है ना। पहला वेक्टर हो गया ए, और इसी के हेड से हमने एक दूसरा वेक्टर खींचा बी, है ना, इस तरीके से। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा ओ से इस पॉइंट तक वो क्या होगा, वो होगा ए प्लस बी, दैट इज द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो इसे बोलते हैं वेक्टर की एडिशन का व्हाट, ट्राइंगल लॉ। क्लियर है? अच्छा, सेकंड लॉ आता है पैरेललोग्राम लॉ, है ना। तो पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि अगर दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम की एडजेंट साइड के अलोंग लाई करते हैं, है ना। एडजेंट साइड मींस व्हाट, एक के बाद एक, है ना, मतलब कि जो एक साइड की खत्म होने के बाद दोबारा शुरू हो जाती है, मतलब जो आसपास वाली साइड से। क्लियर है? तो ऐसी साइड, पैरेललोग्राम की ऐसी साइड जो कि एक दूसरे के एडजेसेंट है, इसी के अलोंग दो वेक्टर्स हमारे लाई कर रहे हैं, है ना। तो यहां से पैरेललोग्राम की जो डायगोनल है, जो कॉमन वर्टेक्स से जाती है, वो उनके वो उनका सम ही रिप्रेजेंट कर रही है ना, जैसे ट्राइंगल में किया था हमने। और यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हो आप, है ना। हमने एक वेक्टर लिया व्हाट, वेक्टर क्यू, एंड हमने एक दूसरा वेक्टर लिया वेक्टर सी। तो हमने ओ से बी तक एक लाइन खींची, है ना, जिसे नाम दिया वेक्टर क्यू। और फिर हमारे पास वेक्टर वी सी है, जिसे नाम दिया पी। तो यहाँ देखिए हमें आर वेक्टर जो मिल रहा है, रिजल्टेंट आर वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू, इस फॉर्म में। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीगन लॉ। क्या है? पॉलीगन लॉ। मान लीजिए कि हमारे पॉलीगन में कई सारी साइड्स, एन साइड्स, ऐसा मान लीजिए, है ना। और इन एन साइड्स को हमने क्या किया, एक वेक्टर खींचा हमने, पहला वेक्टर खींचा ए वन। अब हमने इस वेक्टर की हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल को रखा ए टू। और इसी तरीके से आगे हम एन माइनस वन वेक्टर को जोड़ते चले गए इसमें। कितने? एन माइनस वन वेक्टर को जोड़ते चले गए इसी में। तो जो शेप मिला वो हमें पॉलीगन टाइप का मिल गया। तो अब जो इसकी nth साइड है, अगर हम उसे अपने वेक्टर ए जो ने पहले खींचा था, इसकी टेल पर टेल रखें, और जो मैं ए एन माइनस वन वेक्टर मिल रहा है इसके हेड से हेड को मिलाएं, तो ये एन साइड इस वेक्टर के, इन सभी वेक्टर के सम को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब कि यहां से जो हमें ओ, इसे मान लो कोई पॉइंट पी, अगर ओपी मिल रहा है तो वो ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री एंड डॉट टू ऑन, ये सभी पॉइंट्स का सम यहां से दे देगी। क्लियर है? इज इट क्लियर? और इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। क्लियर है? ओके। अब देखिए, अब अगेन हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, है ना। तो बी वेक्टर को वेक्टर ए से सब्ट्रैक्ट करने का क्या मतलब है, समझेंगे हम। उसका मतलब कि ए माइनस बी की फॉर्म में लिखेंगे इसे, ए माइनस बी की फॉर्म में। इसका मतलब है क्या कि आप सभी जानते हो कि अपोजिट वेक्टर क्या होता है ना। अपोजिट वेक्टर क्या होता है, अगर एक वेक्टर बी है उसका नेगेटिव भी ले लिया तो वो उसी वेक्टर की रिस्पेक्ट में उसका अपोजिट वेक्टर हो गया, है ना। तो ए माइनस बी का मतलब है कि हम सिंपली यहाँ पर ए वेक्टर में नेगेटिव बी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ए वेक्टर को नेगेटिव बी वेक्टर में ऐड कर रहे हैं। तो मतलब कि अगर हम इस वेक्टर बी से, तो यहां पर अगर हम ए माइनस बी लिख रहे हैं तो ए में से बी को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम यहां से बी की जो डायरेक्शन है उसे रिवर्स कर देंगे। क्लियर? और उसके बाद हम इसे ए में ऐड कर देंगे, सेम बात। नेक्स्ट, अब देखिए, अब मान लीजिए पी क्यू आर एस हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ना। पी क्यू आर एस हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, जहां पर देखिए साइड पी क्यू ये दे रखी है हमें ए, है ना। साइड पी क्यू दे रखी है हमें ए, और ये साइड एस आर के बराबर है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहां से अगर हम इस डायगोनल पी पी आर को निकालें, हमें दे रखा है पी क्यू इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू ए, और साथ ही साथ हमें दे रखा है पी एस, दिस वन, दिस साइड, पी एस इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू बी, इस फॉर्म में।
तो अगर हमें डायगोनल चाहिए पी आर दिस थिंग, तो क्या मिलेगा हमें ए प्लस बी के फॉर्म में, क्या मिलेगा एवरीवन, ए प्लस बी के फॉर्म में, है ना। और अगर हम डायगोनल निकालें एस क्यू, तो ये क्या मिलेगा हमें ए माइनस बी के फॉर्म में, क्या मिलेगा ए माइनस बी के फॉर्म में। क्लियर है सभी को, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, अगेन देखिए, हमने यहाँ पर एक वेक्टर ले लिया ए, और हमने यहाँ पर क्यू ले लिया एक, सॉरी लैम्डा ले लिया एक स्केलर, है ना। वेक्टर है हमारे पास ए, और लैम्डा हमने स्केलर ले लिया, तो लैम्डा जो भी स्केलर है वो कोई रियल नंबर ले लेंगे, है ना। तो यहाँ से देखिए लैम्डा अगेन एक वेक्टर होगा कि अगर हम किसी भी वेक्टर में एक स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो अगेन हमें एक वेक्टर मिलता है। स्केलर का मतलब है कि हमने उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा दिया है, डायरेक्शन अभी भी सेम रही, है ना। तो यहां से देखिए कि अगर ये लैम्डा एक पॉजिटिव है, अगर ये लैम्डा एक पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम रहेगी, और अगर हमने लैम्डा को नेगेटिव ले लिया, अगर हमने यहीं से लैम्डा को नेगेटिव ले लिया तो इसकी डायरेक्शन, हमारे उस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो हमें ध्यान रखना है क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा ए इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इस फॉर्म में हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी आसानी से, क्या मिलेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए। क्लियर है, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके नेक्स्ट। अब देखिए, अब इसी वेक्टर अलजेब्रा पर आधारित हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। ये क्या है कि वेक्टर का जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव होता है। अगर हम यहाँ से ए में भी वेक्टर जोड़ें तो ये बी में ए वेक्टर के जोड़ने के बराबर होगा, है ना। क्या है, ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। क्लियर है। अगला है कि ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। किसे, एसोसिएटिव लॉ को। दैट मींस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। मतलब कि अगर हम वेक्टर ए में बी प्लस सी को ऐड कर दें तो ये बात बराबर होगी कि ए प्लस बी को हम पहले ऐड करें और उसमें सी को ऐड करें। क्लियर है। अगला है क्या कि वेक्टर का डिफरेंस, मतलब कि अगर हम ए माइनस बी को ले रहे हैं तो ये कभी भी बी माइनस ए के इक्वल नहीं होगा, है ना, कभी बी माइनस बी के इक्वल नहीं होगा। मतलब कि ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन, इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट, है ना, ऑपोजिट। अच्छा, अब देखिए ट्रायंगल इनइक्वालिटी। यहाँ पर ध्यान रखना है क्या कि मॉड ऑफ ए प्लस माइनस बी हमेशा ही लेस देन इक्वल टू होता है किसके, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी के, है ना। अच्छा, अब ऐसे ही अगर हमें मिल रहा है क्या कि मॉड ऑफ ए प्लस माइनस बी दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी, इस फॉर्म में। क्लियर है। अब देखिए, मान लीजिए मैं वेक्टर वेक्टर दे रखा है ए, और उसमें हमने किसी एक स्केलर लैम्डा 2 को मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद अगेन उसमें एक दूसरे स्केलर लैम्डा 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी वैल्यू आपको बराबर मिलेगी किसके, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 टाइम्स ए इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 1 टाइम्स ए, है ना, इसके फॉर्म में मिलेगी। क्लियर। ओके, अब मान लीजिए हमारे पास अगेन वेक्टर है ए, और लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दो स्केलर्स हैं, है ना। लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दो स्केलर्स हैं, वेक्टर है हमारे पास ए, तो हमने क्या किया, पहले लैम्डा 1 और लैम्डा 2 को ऐड कर दिया। हमने यहाँ से लैम्डा 1 और लैम्डा 2 को ऐड कर दिया, और हमने उसके बाद इसमें से ए को मल्टीप्लाई किया। क्या किया हमने, ए को मल्टीप्लाई किया। तो हुआ क्या कि ये ए हमारा इन दोनों ही स्केलर्स पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा व्हाट, लैम्डा 1 ए प्लस लैम्डा 2 ए, इस फॉर्म में। क्लियर है। अगला रूल है हमारे पास लैम्डा टाइम ए प्लस, मींस हमने दो वेक्टर्स लिए ए और बी, पहले हमने दोनों वेक्टर्स को ऐड किया, उसके बाद हमने उसमें लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है। तो यहां से हमें जो इसके सम मिलेगा वो क्या मिलेगा कि लैम्डा को हम दोनों ही वेक्टर्स में अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिंपली यहां से मिलेगा लैम्डा टाइम्स ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी, इस फॉर्म में। अच्छा, अब देखिए अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है हमारे पास, वो क्या है, वो बोल रहा है क्या कि हमने एक ट्रायंगल लिया, और हमने इस ट्रायंगल की साइड्स को ऑर्डर की फॉर्म में ले लिया, है ना। तो अगर हम इन सभी को, एक मान लीजिए ट्रायंगल ले लिया हमने पी क्यू आर, है ना, इस फॉर्म, पी क्यू एंड आर, पी क्यू एंड आर, ये ट्रायंगल ले लिया हमने। पी क्यू की साइड लेंथ दे रखी है ए, और क्यू आर दे रखा है हमें बी की फॉर्म में।
आप सभी जानते हैं क्या कि अगर हम पी क्यू और क्यू आर को ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, पी आर द रिजल्टेंट, दोनों का एडिशन, है ना। तो अगर हम इन तीनों ही साइड्स को एक ही सेम ऑर्डर में लेके ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट हमेशा 0 मिलता है। जैसे कि इस ट्रायंगल में पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर क्यू, सॉरी आर पी, अगर हम इन तीनों साइड्स को ऐड करते हैं क्या मिलेगा हमें रिजल्ट, 0 के इक्वल। क्या मिलेगा, ये रिजल्ट हमें 0 के इक्वल यहां से मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट। अच्छा अब देखिए, अब बात आ रही है एंगुलर बाइसेक्टर, है ना। एंगुलर बाइसेक्टर क्या होता है, तो अगेन हमने ए और बी, है ना, हमने यहाँ पर ए और बी कोई दोनों यूनिट वेक्टर ले लिए। यूनिट वेक्टर क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट वेक्टर्स, जिसका मॉडुलस 1 हो, है ना, जिसके मॉडुलस की वैल्यू 1 के इक्वल हो। ऐसे वेक्टर जिसकी मॉडुलस की वैल्यू 1 के इक्वल होगी वो यूनिट वेक्टर, है ना। तो हमने वेक्टर ले लिया एक ए और दूसरा ले लिया बी, है ना, ए और बी इस फॉर्म में ले लिए। तो अगर हमें इसका इंटरनल बाइसेक्टर एंगल फाइंड करना है तो ए और बी के बीच में बनने वाला एंगल ये है, दिस वन। तो अगर हम इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर फाइंड करेंगे तो वो मिलेगा ए प्लस बी के फॉर्म में। क्या मिलेगा, ए प्लस बी के फॉर्म में, ये तीसरा वेक्टर। क्लियर, ध्यान रखना है इसे। और अगर हमें ए और बी के बाहर मींस इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना है तो इसके बाहर हमें ये एक एंगल मिलेगा जो कि होगा ए माइनस बी। क्या होगा, ए माइनस, ए सेम रहा, बी की डायरेक्शन को बदल दिया तो ए माइनस बी जो एंगल मिल रहा है, सॉरी ए माइनस बी जो वेक्टर मिल रहा है हमें, वो क्या है, वो है एक्सटर्नल बाइसेक्टर, है ना। इसी एंगल ए और बी के बीच बनने वाले एंगल्स का एक्सटर्नल बाइसेक्टर। क्लियर। नेक्स्ट। अब मान लीजिए कि हमने ए और बी कोई दो वेक्टर ले लिए और ध्यान रखिए कि ये दोनों वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं है। क्लियर। तो ध्यान रखना है क्या कि अगर हम यहाँ से इंटरनल बाइसेक्टर को निकाल रहे हैं तो हमेशा मिलेगा हमें व्हाट, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए प्लस वेक्टर बी अपॉन मॉड बी इस फॉर्म में, मतलब दोनों के यूनिट वेक्टर की फॉर्म में, ए प्लस बी, है ना। और अगर हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ से इसके एक्सटर्नल बाइसेक्टर को तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ से मिलेगा वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए माइनस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ बी इस फॉर्म में। क्लियर है। और ध्यान रखना है क्या कि ये बाइसेक्टर, ये दोनों ही बाइसेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा। कैसे होते हैं, ये दोनों ही बाइसेक्टर हमेशा ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर। ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट। अब देखिए, अब बात आ रही है पोजीशन वेक्टर की। क्या, पोजीशन वेक्टर। तो हमने मान लीजिए स्पेस में एक पॉइंट ले लिया कि जिसे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं एक्स वाई जेड, है ना। आप सभी को पता है कि अगर हम अपने 2D में पॉइंट लेते हैं तो एक्स वाई फॉर्म में आता है, लेकिन अगर स्पेस में ले रहे हैं तो उसमें लेंथ विड्थ के साथ हाइट भी है। तो अगर हमने स्पेस में एक पॉइंट लिया पी, मान लीजिए कुछ यहाँ इस तरीके से, है ना, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे व्हाट, एक्स वाई एंड जेड फॉर्म। और यहाँ पर हमने इसका इनिशियल पॉइंट लिया ओ, जिसे नाम दिया ऑरिजिनल, सॉरी ऑरिजिन, नॉट ऑरिजिनल, क्या नाम दिया हमने, ऑरिजिन। तो वेक्टर हमने लिया इस तरीके से, देखिए, है ना, ये दिस ब्लू वन, ये रहा हमारा ऑरिजिन ओ, ओ जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 0, एंड ये रही हमारी एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एंड दिस वन इज जेड एक्सिस। हमने पॉइंट लिया पी जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड। क्लियर है। तो अगर हम इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे इसी स्पेस में तो वो रिप्रेजेंट किया जाता है ओपी से, या फिर कहीं कहीं हम उसे लिखते हैं आर फॉर्म, है ना। तो इस आर वेक्टर की जो वैल्यू होगी, जो इस पोजीशन वेक्टर की वैल्यू होगी, वो हम देते हैं एक्स आयोटा, सॉरी एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के से, है ना। यहाँ पर आई जे के, आई और जे और के क्या है, एक्स बाई और जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स, है ना। एक्स बाई और जेड डायरेक्शन में क्या है, यूनिट वेक्टर्स। तो इस तरीके से हम इस पॉइंट पी की पोजीशन को लिखते हैं इस स्पेस में। क्लियर है। तो अब मान लीजिए कि हमें इस डिस्टेंस ओपी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अगर हमें ओपी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो कैसे मिलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना, ओपी फाइंड करने के लिए। ये क्या होगा, इसे मान लो आप x1 by 1 z1, इसे मान लो आप x2 by 2 z2 इस फॉर्म में। तो हमें मिलेगा व्हाट, x1 माइनस जीरो स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस z माइनस जीरो का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो हमें ओपी मिल जाएगा व्हाट, मॉड ऑफ ओपी इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस फॉर्म में मिल जाएगा ये वैल्यू। क्लियर है। नेक्स्ट। अगला देखिए, अगला है हमारे पास कि हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर ए,
जिसके कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास ए के A1 A2 एंड A3 इस फॉर्म में, है ना। और हमने यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट ले लिया बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं अगेन B1 B2 एंड B3 इस फॉर्म में, और इसके पोजीशन वेक्टर, है ना, पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं हमें ए और बी इस फॉर्म में। तो अगर हम यहाँ से ए बी को निकालें इस डिस्टेंस को, तो सिंपली मिलेगी व्हाट, बी माइनस ए के फॉर्म में। क्या मिलेगी, बी माइनस ए, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए के फॉर्म में। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस ए बी की वैल्यू क्या होगी इसके मैग्नीट्यूड की, ये मिलेगा व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ B1 माइनस A1 का स्क्वायर प्लस B2 माइनस A2 का स्क्वायर प्लस B3 माइनस A3 का होल स्क्वायर, है ना। इस फॉर्म में हमें इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे, क्लियर। अब देखिए अगेन हमारे पास दो वेक्टर्स थे ए और बी, है ना। तो हमने वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर ले लिया ए और वेक्टर बी का पोजीशन वेक्टर ले लिया बी। पॉइंट है हमारे पास पी, तो पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर लिया हमने वो है आर इस फॉर्म में। तो अब हमने यहाँ पर पॉइंट पी ऐसा लिया जो कि हमारी इस लाइन जो कि ए बी है इसे m/n में डिवाइड कर रही है। तो अगर हम यहां से r को निकालें इस पोजीशन वेक्टर को, तो हमें क्या मिलेगा, व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ p। अगर हम p के लिए पॉइंट निकालें क्या मिलेगा हमें, इज इक्वल टू व्हाट, r इज इक्वल टू मिलेगा mb प्लस माइनस na अपॉन m प्लस माइनस a, है ना। तो यहाँ ध्यान रखना है वही सेम जैसा कि हमने 2D में किया था 3D में किया था, क्या कि जो प्लस साइन है हमारा वो इंटरनल डिवीजन और जो माइनस साइन है वो एक्सटर्नल डिवीजन को दिखा रहा है, उसे रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट अगला है हमारे पास कि ए बी सी, है ना, 3 हमने पोजीशन वेक्टर ले लिए अपने ऐसी किन्हीं भी वेक्टर्स के। मान लीजिए हमने ट्रायंगल ले रखा है, ट्रायंगल एबीसी, है ना, हमने ट्रायंगल एबीसी ले रखा है। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल की साइड्स के वर्टेक्स के अलोंग 3 पोजीशन वेक्टर हैं ए बी एंड सी, और यहाँ पर आर वेक्टर ले लिया हमने जो कि इस ट्रायंगल के सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर, है ना, इसी ट्रायंगल के सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर। तो सिंपली यहाँ से हमें आर की वैल्यू मींस दिस सेंट्रोइड, इसकी वैल्यू मिलेगी व्हाट, क्लियर है। हमें यहाँ से मिलेगा व्हाट, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3, है ना, इस फॉर्म, क्लियर है। क्लियर है। नेक्स्ट अब देखिए अगला है हमारे पास, हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 2D एंड 3D, मतलब कि वेक्टर को हम कैसे ब्रेक करते हैं, कैसे उसे कंपोनेंट लेते हैं 2D में और कैसे हम उसे 3D में ब्रेक करते हैं, समझेंगे। तो जब हम 2D में या फिर 3D में एक वेक्टर के कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, इसका मतलब क्या है कि हम एक वेक्टर को स्प्लिट कर रहे हैं, है ना, एक वेक्टर में एक वेक्टर को हम स्प्लिट कर रहे हैं। तो जो ये वेक्टर में स्प्लिट के बाद जो वेक्टर्स मिल रहे हैं, इन वेक्टर्स को हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, है ना। ए वेक्टर ए है, अगर हम उसे 2D में स्प्लिट करेंगे तो उसका एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट होगा, जबकि 3D में हम जानते हैं कि हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स वाई एंड जेड। तो अगर किसी वेक्टर को हम 3D में स्प्लिट कर रहे हैं, मतलब कि उसे 3 पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, एक एक्स के अलोंग, दूसरा वाई के अलोंग और तीसरा जेड के अलोंग, है ना। तो किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर। और ये जो कंपोनेंट्स मिल रहे हैं हमें एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, इन्हें बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, क्लियर। तो यहां पर देखिए हमारे पास एक वेक्टर है जो कि है ओपी, है ना, एक वेक्टर है ओपी। तो यहां पर देखिए अगर हम ओपी को ब्रेक करना चाहें तो पहले एक्स डायरेक्शन के अलोंग, दूसरा वाई डायरेक्शन के अलोंग, है ना। सबसे पहले हम इस ए का जो मैं ओपी दे रखा है वेक्टर, इसका इसका हमने ले लिया, इसे हमने मान लिया कि ये हमारा वेक्टर ए है ना, ये हमारा वेक्टर ए है जो कि ओपी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सबसे पहले हम इसका एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्शन देखेंगे, इसमें एक्स डायरेक्शन में इसका प्रोजेक्शन देखेंगे, हमें मिलेगा व्हाट, ए एक्स, क्लियर। और फिर हम इसका बाई डायरेक्शन में प्रोजेक्शन देखेंगे जो कि हमें मिलेगा ए वाई के फॉर्म में, क्लियर। तो इस तरीके से हमें ये वेक्टर्स के प्रोजेक्शन मिल जाते हैं। और यहां पर हम लगाएंगे पैरेललोग्राम लॉ सम के लिए। तो अगर आप देखो ये ओपी इसके बराबर होगा, ये हो गया हमारा ए एक्स, इसका एक्स कंपोनेंट, और ये
कि ये साइड OM और NP दोनों ही पैरेलल है, मतलब कि ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों इक्वल होंगे। तो इस तरीके से ये जो हमारा PN है इसे हम A बाई फॉर्म में लिखेंगे, तो हमें मिलेगा व्हाट, OP इज इक्वल टू व्हाट, ON प्लस NP, है ना, ON प्लस NP इस तरीके से। तो जो वेक्टर A है हमें मिलेगा व्हाट, AX प्लस A बाई, या फिर अगर हम इसे कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक करना चाहें तो मिल जाएगा व्हाट, AX I कैप प्लस A बाई J कैप इस फॉर्म में, है ना। और हमें पता है क्या कि AX, AY और AZ व्हाट, ये सारे मैग्नीट्यूड्स हैं, है ना। नेक्स्ट अगला देखिए, अभी हमने 2D में एक वेक्टर के कंपोनेंट्स को देखा, किसमें, अभी हमने 2D में एक दिए गए वेक्टर के कंपोनेंट को देखा। अब बारी आ रही है 3D में। 3D में किसी वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में। क्लियर। तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, अगर हम इसे ले लें अपने वेक्टर को ए के फॉर्म में ले लें, तो ए वेक्टर हमारा ब्रेक हो जाएगा AX में और AY में और AZ में। तो अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हमारा हो जाएगा व्हाट, ए इज इक्वल टू व्हाट, AX I प्लस AY J प्लस AZ K के फॉर्म, है ना। यहाँ पर सभी को पता है क्या कि AX, AY और AZ क्या है, AX, AY और AZ के मैग्नीट्यूड है ना। और मैं ये भी पता है क्या कि AX, AY और AZ क्या बोलेंगे, स्केलर कंपोनेंट ऑफ A, है ना, स्केलर कंपोनेंट ऑफ A। अगर हमने AX में I जोड़ दिया, मतलब कि हमने यूनिट वेक्टर जोड़ दिया, तो ये डायरेक्शन में दिखाएगा अब। तो इसे बोलते हैं व्हाट, AXI और AYI, AYJ और AZK को हम बोलते हैं व्हाट, वेक्टर A के वेक्टर कंपोनेंट्स। क्या बोलेंगे, हमारे इसी वेक्टर A के वेक्टर कंपोनेंट्स। क्लियर है। अगेन देखिए, हमने 2 वेक्टर्स ले लिए। पहला वेक्टर है A जो कि है A1, A2 और A3 फॉर्म में, और दूसरा वेक्टर हमने लिया वेक्टर B, है ना, जो कि है B1, B2 और B3 फॉर्म में। तो ये दोनों ही वेक्टर पहला वेक्टर लिया हमने A जो कि है A1I प्लस A2J प्लस A3K, और दूसरा वेक्टर है हमारा B जो कि है B1I प्लस B2J एंड B3K की फॉर्म। तो अगर हम यहाँ से A प्लस B निकालेंगे, दोनों को कंपोनेंट वाइज ऐड कर देंगे, तो हमें मिलेगा व्हाट, A1 प्लस B1 आयोटा, सॉरी I प्लस A2 प्लस B2J प्लस A3 प्लस B3K, है ना, इस फॉर्म में। और वहीं अगर हम इसे माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो A माइनस B क्या मिलेगा हमें, A माइनस B सिंपली मिल जाएगा व्हाट, A1 माइनस B1 I प्लस A2 माइनस B2 J प्लस A3 माइनस B3 K, इस फॉर्म में। क्लियर। और अगर हम फाइंड करें लैम्डा ए को, तो अगर हम फाइंड करें यहाँ से लैम्डा ए को, तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा सिंपली लैम्डा A1 I प्लस लैम्डा A2 J प्लस लैम्डा A3 K, है ना, इस फॉर्म में। ओके। अब मान लिया हमारे पास 2 वेक्टर्स है ना, हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं A और B, और हमें इन दोनों ही वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। तो ध्यान रखिए कि स्केलर प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं A डॉट B से, किससे, स्केलर प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं A डॉट B से। तो हमें मिलेगा सिंपली A डॉट B इज इक्वल टू वेक्टर A इनटू वेक्टर B cos थीटा, इस फॉर्म में, है ना। और थीटा में ध्यान रखना है क्या कि ये हमेशा 0 और पाई के बीच में लाई करेगा, इसमें 0 और पाई के बीच में लाई करेगा। ओके, अब देखिए, अब हम बात करेंगे वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज के बारे में। ध्यान रखना है क्या कि वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट ये हमेशा कम्यूटेटिव होता है। कैसा होता है, कम्यूटेटिव, मतलब क्या मिलेगा, A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A, इस फॉर्म में, है ना। और दूसरा है A डॉट B, अगर वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो गया, तो वो दोनों ही वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे हमेशा। क्या होंगे, वो दोनों ही वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे हमेशा। क्लियर है। तो अगर हम यहाँ से A डॉट A निकालें, क्या A डॉट A निकालें, तो हमें क्या मिलेगा, मॉड ऑफ A का स्क्वायर, है ना। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए आई जी के क्या थे हमारे पास, यूनिट वेक्टर्स। तो हमने लिया क्या, आई डॉट आई किया और जी डॉट जे किया और के डॉट के किया, तो हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। इसी तरीके से अगर हम आई डॉट जे कर दें, या फिर आई डॉट के कर दें, या फिर जे डॉट के कर दें, तो ध्यान रखिए कि आई डॉट जे हमेशा आई डॉट के इक्वल होगा, और ये बराबर होगा जे डॉट के, और जे डॉट के बराबर होगा जे डॉट आई के, और के डॉट आई बराबर होगा के डॉट जे के। और इन सभी की वैल्यू 0 इक्वल होती है, किसके, 0 इक्वल होती है।
तो डॉट प्रोडक्ट में अगर सेम वेक्टर्स मतलब कि आई डॉट आई या फिर जे डॉट जे या फिर के डॉट के अगर ऐसे वेक्टर्स हैं तो ये हमेशा 1 के इक्वल होंगे। और अगर हम किन्हीं भी दो अपोजिट यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन ले रहे हैं, दो अपोजिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो ये हमेशा 0 के इक्वल होगा। क्लियर है? अगेन हमने वेक्टर ए ले लिया जो कि है a1i प्लस a2j एंड a3 के फॉर्म में, और हमने वेक्टर बी लिया जो कि है b1i प्लस b2j प्लस b3 के फॉर्म में। और अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकालें मतलब कि a डॉट b करें तो हमें क्या मिलेगा? तो यहाँ पर देखिए जो सेम डायरेक्शन वाले क्वांटिटीज हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए आई, ये a1 और b1 ये सेम डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में, तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा a1 b1 i इंटू आई 1 होता है ना? तो मिलेगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, और जो भी बाकी का मल्टीप्लीकेशन होगा सारा 0 के इक्वल हो जाएगा। ध्यान रखना है क्या कि हमें अगर वेक्टर दे रखा है a1i प्लस a2j प्लस a3 k ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर दे रखा है b जो कि है b1i प्लस b2j प्लस b3 के फॉर्म में, तो अगर हम यहाँ से a डॉट b निकालेंगे तो हमें मिलेगा व्हाट? a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 फॉर्म। क्लियर है सभी को? ओके नेक्स्ट। अगला है हमारे पास कि अगर हम यहाँ से a डॉट एल्फा डॉट b है ना इसे मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम एक वेक्टर ले लें b, इसमें हम एक स्केलर अल्फा को मल्टीप्लाई करें और इसमें हम a को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा? एल्फा टाइम्स a डॉट b, जहां पर एल्फा हमारा एक स्केलर है। क्या है? एल्फा हमारा एक स्केलर है। क्लियर है? ओके। अगला रूल है कि अगर हम दो वेक्टर्स लिए हमने, पहले सबसे पहले हम दो वेक्टर्स लिए बी और सी, तो आप बी और सी को या तो ऐड कर दो या फिर सब्ट्रैक्ट कर लो, और इसमें अगर हम ए को इसके लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि हम यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं या फिर डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं किसका? ए डॉट बी प्लस माइनस सी का, तो ध्यान रखिए कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब क्या मिलेगा? व्हाट? ए डॉट बी प्लस माइनस ए डॉट सी की फॉर्म। क्लियर है? नेक्स्ट। अगला है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तो यहाँ पर ध्यान रखिए क्या कि अगर हम ए प्लस बी को ऐड करके इसका मॉडुलस लेके इसका स्क्वायर करें तो हमेशा हमें क्या क्वांटिटी मिलने वाली है? हमें मिलेगा मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी, इस फॉर्म में, है ना? और इसी तरीके से अगर हम ए माइनस बी का मॉड लेके इसका स्क्वायर करें तो इसकी वैल्यू मिलेगी व्हाट? मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी, इस फॉर्म में, है ना? थर्ड थर्ड चीज है हमारे पास क्या कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमेशा बराबर होता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर की। क्लियर? अब देखिए एक बात ध्यान रखिए यहाँ पे क्या कि अगर ए डॉट बी लेस देन 0 हुआ, अगर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट 0 से छोटा आ गया तो ध्यान रखिएगा क्या कि ए और बी ये दोनों ही एक ऑब्ट्यूस एंगल पर इंक्लाइंड होंगे, है ना? ऑब्ट्यूस एंगल पर इंक्लाइन होंगे। और वहीं अगर ए बी का डॉट प्रोडक्ट ये 0 से बड़ा हो गया तो ध्यान रखना है क्या कि ए बी ये दोनों ही एक्यूट एंगल पर इंक्लाइन होंगे। तो डॉट प्रोडक्ट बता रहा है कि ये दोनों ही वेक्टर किस एंगल पर है। अगर ए बी का डॉट प्रोडक्ट 0 से कम तो ऑब्ट्यूस, और वहीं 0 से बड़ा तो एक्यूट। ध्यान रखना है इसे। अच्छा, तो अब मान लीजिए हमें एक वेक्टर दे रखा है ए जो कि पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में है, वेक्टर ए दे रखा है हमें a1i प्लस a2j प्लस a3k के फॉर्म में, और वेक्टर बी हमें दे रखा है जो कि b1i प्लस b2j प्लस b3k के फॉर्म में, है ना? और वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों ही एक एंगल थीटा पर झुके हुए हैं। किस एंगल पर? ये दोनों ही वेक्टर ए और वेक्टर बी एक एंगल थीटा पर झुके हुए हैं। तो अगर हम यहाँ से कॉस थीटा निकालें, एवरीवन अगर हम यहाँ से कॉस थीटा निकालें तो हमें क्या मिलेगा? इसकी वैल्यू मिलेगी व्हाट? a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, इस फॉर्म में, अपॉन में मिलेगा हमें स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू व्हाट? इंटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने 3D ऑक्टेन को ले लिया, है ना? 3D ऑक्टेन को ले लिया और हमने इस पे एक पॉइंट ले जो कि है जिसकी कोऑर्डिनेट ले लिया हमने एक्स वाई जेड की फॉर्म में। अब देखिए यहाँ से ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और हमारा वेक्टर आर जो कि हमने इस पॉइंट
ओपी को लिया है वेक्टर आर के फॉर्म में, तो ये ओपी हमारी इन्हीं कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अल्फा बीटा और गामा एंगल बना रहा है ना। फिगर दिख रहा होगा आपको। तो ये अगर हम कॉस अल्फा को निकालते हैं तो मिलता है व्हाट, आर इंटू आई इस फॉर्म में। कॉस बीटा को निकालते हैं तो मिलेगा क्या, आर इंटू जे फॉर्म में। और इसका कॉस गामा मिलेगा हमें आर इंटू के फॉर्म में, है ना। तो अगर यहीं से हम इस पोजीशन वेक्टर आर को लिखना चाहें इसी अल्फा बीटा और गामा के टर्म में, क्या मिलेगा हमें, व्हाट इज दिस। तो हमें आर वेक्टर मिल जाएगा व्हाट, मॉडुलस ऑफ आर कॉस अल्फा आई प्लस मॉडुलस ऑफ आर कॉस बीटा जे प्लस मॉडुलस ऑफ आर कॉस गामा के, इस फॉर्म में। क्लियर है। जहां पर देखिए आर हमारा एक यूनिट वेक्टर है, क्या है, आर एक यूनिट वेक्टर है। और यहां पर देखिए आर को डिफाइन किया किससे, कॉस अल्फा आई कॉस बीटा जे एंड कॉस गामा के से। क्लियर है। ओके, अगला है हमारे पास स्केलर डॉट प्रोडक्ट। क्या है, स्केलर डॉट प्रोडक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी में हम बात करें प्रोजेक्शन की, है ना, इसी में हम बात करें प्रोजेक्शन की। तो अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है और हम उस वेक्टर ए का किसी दूसरे वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन ले रहे हैं, इसका मतलब कि अगर हम ए के स्केलर कंपोनेंट को बी के अलोंग कंसीडर कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ इस फिगर में देखिए हमारे पास वेक्टर था ए, है ना, और हमारे पास एक दूसरा वेक्टर था बी। तो हम इस वेक्टर ए का वेक्टर बी पर एक प्रोजेक्शन ले रहे हैं। इसका मतलब कि हम ए के स्केलर कंपोनेंट को बी के अलोंग रख रहे हैं। तो हमें ओ एम, जो ये ओ एम मिलेगा वो प्रोजेक्शन हो गया ऐसे का, मतलब प्रोजेक्शन मीन छाया एक तरीके से। क्या होगी, छाया। तो वेक्टर ए की छाया कहां पर, वेक्टर बी पर। तो ये हमें ओ एम मिल रहा है ए डॉट बी अपॉन वेक्टर बी के द्वारा। तो हमें क्या करना है, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है अपॉन जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसे उससे उसे डिवाइड करना है। तो मिलेगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी के फॉर्म में। क्लियर। ओके, देखिए अब बात आ रही है क्या कि हम यहां से ए और बी के अलोंग इसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ले लें। वो है मिले व्हाट, ओ एम और एम ए के फॉर्म, है ना। तो ओ एम की वैल्यू में से ध्यान रखिए क्या होगी, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी इंटू इंटू बी का पोजिशन वेक्टर, है ना। और एम ए की जो वैल्यू मिलेगी इसके दूसरे कंपोनेंट की वो होगी ए माइनस व्हाट, ए माइनस ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी टाइम्स व्हाट, बी कैप, है ना, इस तरीके से। अच्छा, वर्क डन सभी को पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, सभी ने फिजिक्स में पढ़ रखा है ना, 11th में, या तो ये तो 9th में भी है एक तरीके से। तो अगर कोई पार्टिकल है हमारे पास जिस पर हम फोर्स एफ लगा रहे हैं और इस फोर्स को लगाने से हमारा वो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट डी को अचीव करता है ना, या फिर इस पोजीशन से मान लीजिए इस पोजीशन में पहुंच गया, मतलब वो कुछ डिस्प्लेस्ड हो गया, है ना। मैंने मान लीजिए अपने हाथ पे एक तरीके से पुश किया से, तो ये मान लीजिए यहाँ इस पोजीशन से इस पोजीशन पे चला गया। तो मैंने क्या किया कि अपने हैंड से फोर्स लगाया। तो हम जानते हैं क्या कि इसके लिए जो वर्क मिलता है वो मिलता है एफ इंटू डी से। क्या मिलता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू वॉट, एफ डॉट डी, है ना। ध्यान रखिए क्या कि वर्क डन होता है व्हाट, फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। ओके, तो अभी तक हमने डॉट प्रोडक्ट को देखा। अब बात आ रही है क्रॉस प्रोडक्ट की। किसकी, क्रॉस प्रोडक्ट की। ये क्या होता है समझते हैं, वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है समझते हैं। अगेन हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, है ना, दो वेक्टर्स है ए बी, तो हमें इनका निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमें ए क्रॉस बी मिलेगा यहाँ से मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा, एंड क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड है तो यहाँ पर हमें इसके लिए एक एन कैप लेना पड़ेगा जो कि एक यूनिट वेक्टर है, और ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है ए से बी पे, इससे ए से बी पे। और ध्यान रखिए क्या कि ये ए बी और एन ये तभी राइट हैंडेड सिस्टम को फॉलो करते हैं, कैसे, राइट हैंडेड सिस्टम को फॉलो करते हैं, है ना। और थीटा ध्यान रखना है कि ये 0 से पाई के बीच में होगा, है ना, और ये किसके, ए और बी के बीच का एंगल है। ओके, तो हमने समझा कि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे से डिफाइन करते हैं, है ना। और यहाँ पर ए बी किस डायरेक्शन में है। अब बारी आ रही है कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखने की, है ना। तो पहली प्रॉपर्टी ये है क्या कि ए क्रॉस बी हमेशा ही बराबर होता है नेगेटिव बी क्रॉस ए के, है ना, मतलब डायरेक्शन चेंज होगी इसमें। वहां डायरेक्शन नहीं थी, इसमें डायरेक्शन है। और इसी तरीके से अगर हम ए क्रॉस बी का स्क्वायर निकाल दें तो मिलेगा हमें मॉड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ बी स्क्वायर इंटू ए डॉट बी का स्क्वायर। क्लियर। अगली देखिए, अगली और याद रखने वाली प्रॉपर्टी है कि एम डॉट ए
क्रॉस बी किसके बराबर होगा? ये बराबर हो जाएगा m इंटू ए क्रॉस बी के, है ना, और ये क्वांटिटी सिंपली बराबर होगी ए क्रॉस एम बी के, किसके? ए क्रॉस एम बी के। क्लियर है? ओके, तो अगर हम यहां से निकालें ए क्रॉस बी प्लस माइनस सी, ये क्या होगा? ये मिलेगा व्हाट? ए क्रॉस बी प्लस माइनस ए क्रॉस सी की फॉर्म, है ना, और बी प्लस माइनस सी क्रॉस ए ये किसके बराबर होगा? बी प्लस माइनस सी क्रॉस ए किसके इक्वल होगा? ये मिलेगा व्हाट? बी क्रॉस ए प्लस माइनस सी क्रॉस ए इक्वल, इसे भी याद रखना है सभी को। और देखिए यहां से ए क्रॉस बी अगर जीरो के इक्वल हुआ, मतलब कि ए और बी दोनों ही पैरेलल हो गए। अगर हमें कहीं पर मिलता है कि ए क्रॉस बी जीरो के इक्वल है, इसका मतलब है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल हैं। और ध्यान रखिए कि ए और बी दोनों ही कैसे? नॉन जीरो वेक्टर्स थे। अच्छा, अब देखिए वेक्टर ए अगर हमें दे रखा है पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, जो कि है ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के फॉर्म में, और यहाँ पर वेक्टर बी भी दे रखा है हमें बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के फॉर्म में। तो अगर हम इसके लिए ए क्रॉस बी निकालते हैं, अगर हम इसके लिए ए क्रॉस बी निकालते हैं, क्या मिलेगा हमें? व्हाट इज ए क्रॉस बी? ये सिंपली मिल जाएगा व्हाट? आई जे के, और इसमें ए वन ए टू ए थ्री एंड बी वन बी टू बी थ्री फॉर्म। क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखिए अगर हम कोई एक ऐसा वेक्टर निकालते हैं जो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के ही परपेंडिकुलर है ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी इन दोनों की परपेंडिकुलर अगर हम कोई वेक्टर निकाल रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, तो वो होगा ए क्रॉस बी। क्या होगा? ए क्रॉस बी इस फॉर्म में। क्लियर? अच्छा, तो देखिए यहां से कि अगर हम ए और बी वेक्टर को ले रहे हैं, अगर हम यहां से ए और बी वेक्टर को ले रहे हैं, और ए और बी वेक्टर यहां से देखिए ए और बी वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर है ना, जो कि हमारे इस प्लेन ए ए और बी जिस प्लेन पे है उसी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर को अगर हम देखें, तो हम मिलेंगे व्हाट? प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी के फॉर्म में, है ना, क्योंकि ए और बी के जो परपेंडिकुलर वेक्टर मिल रहा है, यहाँ पर देखिए ये रहा वेक्टर ए और इस ये रहा वेक्टर बी, है ना। ओके, तो दैट इज ये यहाँ से देखिए इस तरीके से, ये रहा मान लीजिए वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर हुआ ए क्रॉस बी, है ना, इस तरीके से। तो अब इसके परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर लेंगे वो क्या मिलेगा हमें? ए क्रॉस बी का मॉड अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ये होगा, है ना। ओके, और अगर मान लीजिए कि हम कोई वेक्टर ले रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड लैम्डा है ना, और ये हमारे वेक्टर ए और वेक्टर बी या फिर वेक्टर बी और वेक्टर ए इन दोनों की परपेंडिकुलर है, तो इस केस में जो इसका यूनिट वेक्टर होगा वो मिलेगा हमें लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इस फॉर्म। क्लियर? ओके, अब देखिए आई जी के हम सभी जानते हैं क्या है? थ्री यूनिट वेक्टर्स जो कि तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के अलोंग है ना। अगर ऐसा है तो आई क्रॉस आई अगर हम निकालेंगे, या फिर हम निकाल दें जे क्रॉस जे, या फिर हम निकाल दें के क्रॉस के, तो हमेशा ये जीरो इक्वल आता है। किसके? जीरो इक्वल आता है। और अगर हम यहाँ से फाइंड करना चाहें कैसे आई क्रॉस जे को, तो ये हमेशा के मिलेगा, और जे क्रॉस आई का क्या मिलेगा? ये माइनस के मिलेगा, और जे क्रॉस के मिलेगा आई के इक्वल। किसके? आई के इक्वल। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट, अगला है हमारे पास कि अगर हम के क्रॉस जे निकाल रहे हैं तो माइनस आई, और अगर हम के क्रॉस आई निकाल रहे हैं तो जे, और अगर हम आई क्रॉस के निकाल रहे हैं तो माइनस जी के इक्वल हमें इसकी वैल्यू यहां से मिलेगी। क्लियर है? ओके, अब देखिए अगर हम एरिया पैरेललोग्राम निकाल रहे हैं, जो कि जिसकी एडजेसेंट साइड है, जो पैरेललोग्राम हमारा उसकी एडजेसेंट साइड ए और बी के फॉर्म में है, तो यहां से अगर हम इस पैरेललोग्राम का एरिया निकाल रहे हैं, सिंपली हम ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ले लें, तो हमें इसका पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा। क्लियर? और देखिए एक और प्रॉपर्टी है इसकी क्रॉस प्रोडक्ट की, क्या कि मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के दो डायगोनल्स दे रखे हैं डी वन एंड डी टू। तो अगर मैं यहां से इसका एरिया निकालना है, किसका? इसी क्वाड्रिलेटरल का, तो इसके लिए सिंपली कुछ नहीं करना है। क्या करना है? डी वन और डी टू का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है, उसे डिवाइड करना है टू से, तो आपको इसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। क्लियर? ओके, देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसमें क्या है
मान लीजिए कि हमें एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसकी एडजेसेंट साइड्स दे रखी है ए और बी के फॉर्म में। तो ये ट्रायंगल का एरिया होता है व्हाट, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन 2। क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन 2, इस फॉर्म में, है ना। ओके, अब देखिए ए बी और सी हमारे पोजीशन वेक्टर हैं इस ट्रायंगल एबीसी के। यहां पर एबीसी हमारे इसी ट्रायंगल एबीसी के 3 पोजीशन वेक्टर हैं। तो अगर मैं इसका एरिया निकालना है, क्या मिलेगा हमें, क्या एरिया मिलेगा हमें, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए के फॉर्म, है ना, इसका मैग्नीट्यूड। ओके, नाउ अब समझिए कि अगर 3 पॉइंट्स ए बी सी ये तीनों ही कोलिनियर हो गए, अगर ये तीनों ही पॉइंट्स कोलिनियर हो गए तो हमें मिलेगा व्हाट, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, है ना, साइक्लिक, ए में बी का, बी में सी का और सी में ए का, इन तीनों क्रॉस प्रोडक्ट का सम किसके इक्वल है, ये मिलेगा हमें 0 इक्वल, किसके, 0 के इक्वल। क्लियर। नेक्स्ट, अब देखिए अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। इसमें हमारे पास अगेन 3 वेक्टर्स हैं ए बी एंड सी, है ना। तो इसका जो सबसे पहले समझेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना। तो इसे हम क्या करते हैं, इसे हम डिफाइन करते हैं, ए का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे बी क्रॉस सी के साथ, है ना। ए का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे बी क्रॉस सी के साथ और इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं बॉक्स ऑफ ए बी सी के फॉर्म में। तो जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये होगा ए डॉट बी क्रॉस सी के फॉर्म में। ध्यान रखना है क्या कि बॉक्स ऑफ ए बी सी बराबर होता है किसके, ए डॉट बी क्रॉस सी के। बॉक्स ऑफ एबीसी किसके बराबर होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी के, है ना, ध्यान रखना है इसे। अच्छा, प्रॉपर्टी क्या है इसकी, प्रॉपर्टी क्या है इसकी, सभी जानते हैं क्या कि बॉक्स ऑफ एबीसी, है ना, ये साइक्लिक होता है, मतलब कि इसे इसकी पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं कि कहीं अगर आपको एबीसी लिखा दिख गया तो हमने क्या किया कि ए को हटाया, है ना, और साइक्लिकली बीसी अपनी अपनी जगह पर रहेंगे, बीसी शिफ्ट होंगे यहाँ पर ए की जगह पर और ए कहाँ पहुंचेगा, इस खाली जगह पर, है ना। तो ए बी सी, बॉक्स ऑफ ए बी सी बराबर होगा बॉक्स ऑफ बी सी ए, या फिर अब क्या करेंगे, अब यहाँ से आप बी की पोजीशन चेंज कर दो तो हमें मिलेगा व्हाट, सी ए बी, है ना, इस फॉर्म में साइक्लिकली, साइक्लिकली ऑर्डर नहीं चेंज होगा इसका, मतलब कि ए के बाद बी आ रहा है बी के बाद सी आ रहा है, तो अगेन यहाँ पर ए के बाद बी आ रहा है बी के बाद सी आ रहा है, यहाँ पर अगेन ए के बाद बी आ रहा है बी के बाद सी आ रहा है, इस तरीके से रहेगा ये। अच्छा, अगर हम पोजीशन चेंज करते हैं तो क्या होता है, तो अगर हमारे पास बॉक्स ऑफ एबीसी है और यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने बी और ए की पोजीशन को चेंज कर दिया तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्या मिलेगा हमें, माइनस ऑफ बी ए सी, या फिर अब हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने ए सी की पोजीशन चेंज किया, ए और सी की पोजीशन को चेंज किया तो हमें मिला माइनस ऑफ सी बी ऑफ ए बॉक्स के अंदर। और इसी तरीके से अब हमने यहाँ पर लास्ट में क्या किया, लास्ट हमने सी और बी की पोजीशन को चेंज किया तो हमें मिला माइनस ऑफ ए सी बी, इस फॉर्म में। क्लियर। अगेन देखिए लैम्डा हमें दे रखा है एक स्केलर, क्या दे रखा है, लैम्डा हमें यहाँ पर एक स्केलर दे रखा है, तो ध्यान रखिए क्या कि बॉक्स ऑफ लैम्डा ए बी सी क्या मिलेगा हमें, बॉक्स ऑफ वॉट, बॉक्स ऑफ लैम्डा ए बी सी, ये हमें मिलेगा व्हाट, लैम्डा टाइम्स ए बी सी के फॉर्म। क्लियर, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू। ओके, अब देखिए अगर कहीं पर लिखा हुआ है बॉक्स ऑफ ए बी और तीसरी एंट्री हमारे पास सी वन प्लस सी टू, इस फॉर्म में ध्यान रखिए कि स्प्लिट हो जाएगा 2 बॉक्स, पहला बॉक्स होगा ए बी सी वन प्लस दूसरा बॉक्स हमें मिलेगा ए बी सी टू के फॉर्म में। क्लियर है। अगला देखिए, अगला है, हम सभी जानते हैं क्या कि ए बी सी का बॉक्स किसके इक्वल होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी के, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिए क्या कि ए क्रॉस बी डॉट सी हमेशा इक्वल होगा ए डॉट बी क्रॉस सी के, है ना, कुछ भी कर दो आप। तो अगर अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 3 वेक्टर्स का 0 हो गया, और ये तभी होगा जबकि उन तीनों वेक्टर्स में से कोई से दो या तो पैरेलल हो या फिर कोलिनियर हो, या पैरेलल हो या फिर कोलिनियर हो, तभी हमारा ये बॉक्स 0 के इक्वल होगा। मतलब कि अगर ए बी सी को प्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो बॉक्स ऑफ ए बी सी 0 के इक्वल हो जाएगा। और यहीं कहीं अगर आपको दे दिया गया कि बॉक्स ऑफ ए बी सी ये 0 के इक्वल है ना, तो आपको पता है क्या कि इनमें से कोई दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे, या फिर ए बी सी एक ही प्लेन पर लाई कर रहे होंगे, या फिर जो वेक्टर सी है वो लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा ए और बी के, है ना, उसे हम ए बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब कि सी को हम अल्फा टाइम्स ए प्लस बीटा टाइम्स बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा तभी होगा। अब मान लीजिए हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी एंड डी, तो अब ये चारों ही पॉइंट्स एक ही प्लेन पर लाई करेंगे, कब, जब बॉक्स ऑफ बी माइनस ए सी माइनस ए एंड डी माइनस ए 0 इक्वल हो जाए, इसके बॉक्स ऑफ बी माइनस ए सी माइनस ए एंड डी माइनस ए 0 इक्वल हो जाए, तभी ऐसा होगा। क्लियर है।
ओके, अब देखिए अगर हम फाइंड कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिप्ड, अगर हम पैरेललोपिप्ड का वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं जिसकी कोटर्मिनस एजिस हमें दे रखी है एबीसी की फॉर्म, तो ध्यान रखना है क्या करना है, हमें इसी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का मॉडुलस लेना है ना, इसी की हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, वो हमें इस पैरेललोपिप्ड का वॉल्यूम दे देगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला देखिए, अगला है हमारे पास कि अगर हमें दे रखा है ए वेक्टर जो कि है ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के फॉर्म में, वेक्टर बी दे रखा है जो कि बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के फॉर्म में, और वेक्टर सी दे रखा है हमें सी वन आई प्लस सी टू जे प्लस सी थ्री के फॉर्म में। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी ये बराबर होगा सिंपली क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ, ध्यान रखिएगा क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ व्हाट, ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री एंड सी वन सी टू सी थ्री फॉर्म। क्लियर? ओके, तो ध्यान रखिए क्या कि अगर हमें दे रखा है ट्रिपल प्रोडक्ट किसका, बॉक्स ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए का हमें अगर बॉक्स दे रखा है, तो हमें पता है क्या ये हमेशा होता है बॉक्स ऑफ ए बी सी का स्क्वायर, है ना। और हमें मिलेगा क्या, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ए बी सी लिखेंगे कॉलम में, तीनों कॉलम में ए बी सी लिखा, और उसके बाद हर कॉलम में, पहले कॉलम में ए को, और दूसरे कॉलम बी को, और तीसरे कॉलम में सी को हमने डॉट प्रोडक्ट के रूप में मल्टीप्लाई कर दिया सभी से। तो हमें मिलेगा वॉट, हमें मिलेगा ए डॉट बी ए डॉट सी, दूसरे कॉलम में, दूसरे रो में क्या मिलेगा हमें, एवरीवन, दूसरी रो में मिलेगा बी डॉट बी एंड बी डॉट सी के फॉर्म में, और तीसरी रो में हमें मिलेगा इसके सी डॉट बी एंड सी डॉट सी के फॉर्म में। क्लियर है? अगला है हमारे पास जहां पर हम बॉक्स ऑफ ले रहे हैं ए बी सी डॉट यू वी डब्ल्यू, है ना, बॉक्स ऑफ ए बी सी डॉट यू वी डब्ल्यू, तो इसकी वैल्यू मिलेगी व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यू, पहली रो में है ना, ए बी एंड ए डब्ल्यू, दूसरी रो में मिलेगा हमें बी डॉट वी एंड बी डॉट डब्ल्यू, और तीसरी रो में मिलेगा हमें सी डॉट वी एंड सी डॉट डब्ल्यू, इस फॉर्म। क्लियर? ओके, अब देखिए यहाँ से वेक्टर हमें ए दे रखा है, वेक्टर ए दे रखा है हमें ए वन एल प्लस ए टू एम प्लस ए थ्री एन, और वेक्टर बी दे रखा है हमें बी वन एल प्लस बी टू एम प्लस बी थ्री एन की फॉर्म, वेक्टर सी दे रखा है हमें सी वन एल प्लस सी टू एम प्लस सी थ्री एन की फॉर्म। तो अगर हमें यहाँ से बॉक्स ऑफ ए बी सी निकालना है, तो अगेन वही क्या क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री एंड सी वन सी टू सी थ्री डॉट, ध्यान रखना है इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है हमें एल एम और एन से, है ना। क्लियर है? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, देखिए बेटा हमने काफी थ्योरी कवर कर लिया है ना, हमने काफी थ्योरी कवर कर लिया है। चलते हैं क्वेश्चन पार्ट पे, मूव करेंगे अपने क्वेश्चन पार्ट्स की तरफ, समझेंगे कुछ क्वेश्चंस को। क्लियर है? इसी थ्योरी पर बता दें, तो जस्ट वेट। देखिए बेटा क्वेश्चन वन को देखिए, क्वेश्चन वन यहाँ पे रखा है, लेट डिफाइन द लेंथ ऑफ वेक्टर्स ए आई प्लस बी जे प्लस सी के एज मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी प्लस मॉडुलस ऑफ सी। दिस डेफिनेशन coincide with the usual definition of length of a vector ai plus bj plus ck। तो ये कब होगा, इफ एंड ओनली इफ वहां बताना है ना। यहाँ पर सबसे हमने क्या किया कि हमने वेक्टर की लेंथ को डिफाइन किया जो कि है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के फॉर्म में, जो कि मैं दे रखी है मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी के फॉर्म में। बोलो यार क्या कि दिस डेफिनेशन coincide with the usual definition of length of vector ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, मतलब कि ये डेफिनेशन वेक्टर की लेंथ की यूजुअल डेफिनेशन के साथ कब coincide करेगी, जब ए बी और सी तीनों जीरो हो, जब इनमें से कोई दो जीरो हो, जब इनमें से कोई एक जीरो हो, या फिर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो इक्वल हमें मिल जाए। बताइए कब होगा, ट्राई इट एवरीवन। ओके, देखिए सॉल्यूशन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मतलब कि इनमें से ए बी सी ये जीरो हो तभी ऐसा होगा, है ना। तो पहले देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज और की पॉइंट्स को हम रिकॉल कर लेते हैं। लेंथ ऑफ वेक्टर सभी जानते हैं कि अगर हमें एक यूनिट वेक्टर दे रखा है ए आई प्लस बी जे प्लस सी की फॉर्म में, तो इसकी लेंथ हम सभी जानते हैं मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की फॉर्म में, है ना। अब इसी का यूज करते हुए हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे क्या, कि हमें दे रखा था क्या वेक्टर जो कि है ए आई प्लस बी जे प्लस सी की फॉर्म में, और इसकी मैग्नीट्यूड दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, इसकी लेंथ हमें दे रखी है जो कि है मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी की फॉर्म में। तो हम सभी जानते हैं क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इक्वल होता है क्या, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी, है ना। स्क्वायर कर दो दोनों का, क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसकी राइट हैंड साइड में मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसका, प्लस टू टाइम्स मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी प्लस टू टाइम्स मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी प्लस टू टाइम्स मॉड ऑफ सी मॉड ऑफ ए, इस फॉर्म में, है ना। अब देखिए ये दोनों क्वांटिटी के बराबर होंगी, ये दोनों ही क्वांटिटीज कब इक्वल होंगी,
यहाँ से मॉड ऑफ ए डॉट मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ बी डॉट मॉड ऑफ सी प्लस मॉड ऑफ सी डॉट मॉड ऑफ ए, ये जीरो के इक्वल हो जाए किसके, ये क्वांटिटी जीरो के इक्वल हो जाए। तो इसके जीरो के लिए क्या होना चाहिए कि ये तीनों ही जीरो के इक्वल हो, मतलब कि ए बी बी सी और सी ए तीनों ही जीरो हो तभी ये जीरो होगा, है ना, अदरवाइज नहीं होगा। इसका मतलब कि इनमें से कोई से दो, ए बी सी में कोई से दो अगर जीरो के इक्वल हो गए तो हमारा काम हो जाएगा। मतलब कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए। इसमें बोला जा रहा है द नॉन जीरो वेक्टर्स ए बी एंड सी आर रिलेटेड बाय ए इज इक्वल टू 8b एंड सी इज इक्वल टू -7b, देन द एंगल बिटवीन ए एंड सी इज, मतलब कि मैं ए और सी के बीच में क्या एंगल यहां पर देखने को मिलेगा, है ना, बताइए। नॉन जीरो वेक्टर्स हैं ए बी एंड सी, और हमें दे रखा है ए 8b के बराबर है और सी -7b के बराबर है। तो ए और सी के बीच में क्या एंगल होगा सभी, एवरीवन, देखिए बेटा यहां से करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ऑप्शन व्हाट ऑप्शन ए, है ना। अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और की पॉइंट्स पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। पैरेलल वेक्टर सभी जानते हैं क्या होता है, ए और बी दोनों पैरेलल हैं कब, जब एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल्स के फॉर्म में होता है ना। जब एक वेक्टर दूसरे के स्केलर मल्टीपल्स के फॉर्म में होता है तब हम बोलेंगे कि ए और बी दोनों ही पैरेलल वेक्टर, मतलब कि ए को हम के टाइम्स बी के फॉर्म में लिखेंगे और के हमारा जीरो से बड़ा है। अब बारी आ रही है एंटी पैरेलल वेक्टर, ये क्या होता है, यहां पर ए और बी ये दोनों ही एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे कब, कब जब इनमें से एक स्केलर मल्टीपल होगा दूसरे के, लेकिन नेगेटिव स्केलर के, है ना, नेगेटिव स्केलर ध्यान रखना है। तो हमें मिलेगा ए इज इक्वल टू नेगेटिव के बी की फॉर्म में, जहां हमारा के पॉजिटिव है। क्लियर। अब देखिए हम ये भी जानते हैं क्या कि अगर हम पैरेलल वेक्टर के लिए थीटा देखें तो थीटा जीरो जीरो डिग्री मिलेगा, है ना, और इसी के एंटी पैरेलल क्या होगा, अगर थीटा 0 डिग्री है और इसी के हम एंटी पैरेलल वेक्टर को देख रहे हैं तो उसके लिए थीटा क्या हो जाएगा, जस्ट चेंज होगा, मतलब नेगेटिव सॉरी पाई की फॉर्म में हो जाएगा, है ना, पूरा एंगल। पहले वेक्टर ऐसा था अब ऐसा हो गया ना, डायरेक्शन पूरी चेंज होगी तो पाई बन गया एंगल। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, क्योंकि देखिए हमें ए दे रखा है क्या 8b के इक्वल और सी दे रखा था हमें -7b के इक्वल, है ना, सभी को पता है। तो हमें पता है क्या कि ए और बी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और इसी तरीके से सी और बी क्योंकि नेगेटिव है तो एंटी पैरेलल है ना। तो यहां से देखिए ए और सी के बीच में एंगल पूछा गया है, तो ए और सी के बीच में जो एंगल बनेगा वो कैसा होगा, वो होगा एंटी पैरेलल, मींस अभी जीरो फिर पाई की फॉर्म में, है ना। तो इनके बीच जो एंगल बनने वाला है वो होगा पाई। सो विच ऑप्शन, ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए। वेयर इज क्वेश्चन सी बताइए। बोले जा रहा है इफ अ वेक्टर आर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर रूट ऑफ 6 is directed along the bisector of the angle between the vectors, वेक्टर ए दे रखा है 7i - 4j - 4k, वेक्टर बी दे रखा है -2i - j + 2k, बोला जा रहा है आर किसके इक्वल होगा, है ना, आर किसके इक्वल होगा, एवरीवन बताइए। आर कोई वेक्टर दे रखा था जिसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 6, है ना। अब बोला जा रहा है कि ये कहाँ किसके अलॉन्ग है, ये हमारे बाइसेक्टर के अलॉन्ग है ना, जो कि इन दोनों के बीच एंगल बना रहा है ना, इन दोनों ही वेक्टर्स के बीच में एंगल बना रहा है। तो बताना है कि आर किसके इक्वल है। एवरीवन प्लीज ट्राई इट, थिंक अबाउट इट। देखिए सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ऑप्शन व्हाट ऑप्शन ए, है ना। इसे कुछ फॉर्मूलाज एंड की पॉइंट्स, यहां पर देखिए वेक्टर दे रखा है आर, है ना, जो कि ए और बी के बाइसेक्टर के अलोंग है ना। तो सभी को पता है क्या कि हमें आर वेक्टर मिलता है लेमडा टाइम्स वेक्टर ए अपॉन मॉड ए प्लस वेक्टर बी अपॉन मॉड बी के फॉर्म में, जहां पर लेमडा एक स्केलर है ना। अब इसी को ध्यान में रखते हुए सॉल्यूशन, तो जो वेक्टर होगा इन दोनों के बीच में वो क्या होगा, वो मिलेगा आर जो कि होगा लेमडा टाइम्स वेक्टर ए अपॉन मॉड ए प्लस वेक्टर बी अपॉन मॉड बी के फॉर्म में, है ना। तो आर हमें मिलेगा व्हाट, लेमडा टाइम्स व्हाट, इसके लिए 1/9, 1/9 क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड 7i - 4j - 4k प्लस 1/3 -2i - j प्लस 2k, है ना, इस फॉर्म में। क्लियर। तो इस तरीके से जो वेक्टर आर होगा वो मिलेगा हमें λ/9 इंटू i - 7j प्लस 2k, इस तरीके से। तो अगर हम यहां से इसका इसका स्क्वायर निकालें क्या मिलेगा हमें,
एवरीवन व्हाट इज द मॉडुलस एंड स्क्वायर ऑफ दिस, दैट इज इक्वल टू 54, ये दे रखा है हमें, है ना। आर वेक्टर का स्क्वायर दे रखा है 54, इसका स्क्वायर कर दो, क्या मिलेगा, लैम्डा स्क्वायर अपॉन 81, है ना। ये क्या होगा इसका स्क्वायर, मॉडुलस का एक्चुअल में मिलेगा 1 प्लस व्हाट 49 प्लस 4, है ना, इसका स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, मिला 1 प्लस 49 प्लस 4 इज इक्वल टू व्हाट 54, है ना, इसका स्क्वायर। तो यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू मिली व्हाट, लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 की फॉर्म, ये 54 कैंसिल, लैम्डा क्या मिल गया, लैम्डा मिल गया प्लस माइनस 9 की फॉर्म, है ना। तो जो रिक्वायर वेक्टर होगा वो क्या होगा, वो मिल जाएगा प्लस माइनस आई माइनस 7j प्लस 2k के फॉर्म में, क्लियर है। ओके, सो विच ऑप्शन ए। ओके बेटा, इसी के साथ हम और भी क्वेश्चन है जो कि हम बाद में देखेंगे, है ना, और आप भी कई क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए इसमें। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।